मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद। मिशन इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी तक भारत के भूगोल में भारत का सामान्य परिचय पढ़ा। उसके बाद जो है उच्चावच के दृष्टिकोण से पर्वतीय श्रेणियों को पढ़ा, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं को पढ़ा। फिर इसके बाद जो है हम लोग ने पठार पर डिस्कस किया। अब हम लोग जो है डिस्कस करेंगे आज भारत की नदियों पर। तो आइए देखा जाए भारत की नदियों को लेकर के। देखो, हम जो भारत के भूगोल में नदियों का जिक्र होता है, ये नदियां खास तौर से 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां यानी हिमालय प्रवाह तंत्र, दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और तीसरा अंतः स्थलीय या भागी नदियां जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती हैं, किसी न दूसरी नदियों की सहायक नदी बन जाती हैं। तो नदियों के जल का जो स्रोत है वह मुख्य तौर पर भारत में 2 प्रकार का है। एक, आप जानते हैं कि वर्षा का जल तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि भारत के उत्तर में विशाल बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है, और हिमालय के होने के कारण ग्लेशियर भी भारत की नदियों का महत्वपूर्ण स्रोत होगा। तो हिमालय में अपवाह तंत्र की जो नदियां हैं, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों का जो स्रोत है वो दोनों प्रकार का स्रोत है। वर्षा का जल भी इसका सोर्स है, और साथ ही साथ ग्लेशियर्स इनका सोर्स तो है ही है। यही कारण है कि हिमालय के क्षेत्र में जो 3 महत्वपूर्ण नदियों का अपवाह तंत्र हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें आपका सिंधु नदी का अपवाह तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, और तीसरा महत्वपूर्ण जो नदी तंत्र है आपका वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदियों को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि चाहे ये नदियां हो, चाहे इनकी सहायक नदियां हो, जो भी हिमालयी क्षेत्र से निकल रही हैं, ये सभी नदियां 12 मासी हैं। क्यों? क्योंकि यह 12 महीना प्रवाहित होती है। क्यों प्रवाहित होती है? क्योंकि इनका सोर्स क्या है? ग्लेशियर भी है, और यह ग्लेशियर हमेशा पिघलता रहता है, और हमेशा पिघलने के कारण से चाहे वर्षा का ऋतु है तब भी ग्लेशियर का जल आता है और वर्षा का जल भी होता है, चाहे आपका ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे आपका शीत ऋतु हो। तो उत्तर भारत में किसी भी प्रकार की ऋतु हो, हर महीने आपको इन नदियों में पानी प्रवाहित होता हुआ मिलता है। ओके, तो 3 तरह की नदियां। अब देखो, ये जो नदियां हैं इनका स्रोत हिमालयी क्षेत्र है, और जहां ये गिरती हैं 2 तरफ, या तो ये अरब सागर में इनके गिरने का स्थान होगा, या तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अभी हम लोग मैपिंग करेंगे, उसमें सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो नदियां कहाँ से निकल सकती हैं? अगर आप पर्वतीय क्षेत्र भारत के मानचित्र में पढ़े हुए हैं और पठारी क्षेत्र पढ़े हुए हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि किन क्षेत्रों से नदियां निकल सकती हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जल का जो प्रवाह है हमेशा ऊंचाई वाले क्षेत्र से निचले क्षेत्र की ओर ही होता है। तो आप सब जान रहे हैं कि भारत में जो ऊंचाई का क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है, चाहे अरावली पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है,
पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, मध्य भाग भारत में विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, फिर जो है आपका पूर्वी घाट की कुछ पहाड़ियां हैं, और दक्षिण भारत में नीलगिरी। इन्हीं पहाड़ियों से नदियां निकलेंगी भारत में, और मैदानी क्षेत्रों में इनका विशेष तौर से प्रवाह हम लोगों को देखने को मिलता है। तो हिमालय क्षेत्र में जो नदियां मिलती हैं हिमालय क्षेत्र की, इन नदियों में दो तरह की नदियां हम लोगों को मिलती हैं। हिमालय कपात तंत्र की एक जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, और दूसरा जिसे हम लोग बोलते हैं अनुवर्ती नदी। ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदी दोनों में अंतर क्या है? किन नदियों को हम लोग पूर्ववर्ती नदी में शामिल करते हैं, किन नदियों को अनुवर्ती नदी में शामिल करते हैं? इसके शामिल करने के पीछे क्या रीजन? देखो, हिमालय के निर्माण के पहले, हिमालय के निर्माण के पहले जिन नदियों का प्रवाह हो रहा था, कहां पर हो रहा था? तेथिस सागर में। इनका प्रवाह कहां पर हो रहा था? तेथिस सागर में हो रहा था। और हिमालय की उत्पत्ति के बाद इन नदियों के प्रवाह की दिशा में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन इनके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और यही कारण है कि ये नदियां हिमालय को चीरते हुए, क्रॉस करते हुए आती हैं और गार्ज या महाखंड का निर्माण करती है। क्या करती हैं? गार्ज बनाती हैं, या तो ये महाखंड का निर्माण करती हैं। और इसी के कारण से जो हिमालय क्षेत्र की पूर्ववर्ती नदियां हैं वो गार्ज का निर्माण करती हैं। जैसे आप देखेंगे सिंधु नदी उदाहरण के तौर पर, ये हिमालय क्षेत्र की एक प्रमुख क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। दूसरा आपका सतलज नदी है, ये भी क्या है? पूर्ववर्ती नदी है। गंगा को भी इसी में शामिल किया जाता है। और चौथी जो है सबसे महत्वपूर्ण जो पूर्ववर्ती नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। तो उस नदी में ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की नदी है? ये पूर्ववर्ती नदी है। तो जिसमें से सवाल जो आपसे पूछता है कि दिए गए नदियों में से या निम्न में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी है या तो नहीं है, दो तरीके के सवाल होंगे। तो नहीं है तो इसका मतलब विचारो, अगर हमको मालूम है तब हम कर पाएंगे कि नहीं है, और कौन सी है तो इसी के अनुसार हम लोग डिसाइड कर दें। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र में जितनी नदियां निकलती हैं सब अनुवर्ती नदियां हैं। अनुवर्ती मतलब क्या है? हिमालय की उत्पत्ति के बाद जिन नदियों का विकास हुआ, हिमालय की उत्पत्ति के बाद जिन नदियों का विकास हुआ वो नदियां क्या कहलाती हैं? अनुवर्ती नदी कहलाती हैं। क्या करती हैं? अनुवर्ती नदियां कहलाती हैं। आपका झेलम है, चनाब है, रावी है, झेलम, चिनाब, रावी, रामगंगा, घाघरा, गंडक, ये सभी जो नदियां हैं आपके, चाहे कोसी नदी हो, ये सब नदियों को हम लोग अनुवर्ती नदियों में शामिल करते हैं। क्लियर? क्योंकि इनका निर्माण प्रोसेस वैज्ञानिकों ने जो स्टडी किया तो उसमें यह पाया है कि ये इनकी उत्पत्ति जो है हिमालय के बाद जो है। जो पूर्ववर्ती नदियां हैं ये सभी नदियां तेथिस सागर में अपना अवसाद गिराती थी, और अनुवर्ती नदियां, अब ये अधिकांश अनुवर्ती नदियां कैसी हैं? इन तीनों नदियों में से किसी न किसी नदी की सहायक नदी। तो आइए सबसे पहले हिमालय प्रवाहतंत्र हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद दूसरा जो प्रमुख नदी प्रवाहतंत्र हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा या डिस्कस करना, जिसमें प्रायद्वीपीय नदी प्रवाहतंत्र
इसमें दो तरीके की नदियां हैं। एक पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां और दूसरा पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियां। इनको दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्योंकि इसी प्रकार का सवाल भी आपसे पूछा जाता है। इन नदियों का स्रोत सिर्फ क्या होगा? वर्षा का जल होगा। तो वर्षा का जल होगा तो इसमें से अधिकांश नदियां कैसी होंगी? बारहमासी प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं होंगी। गर्मी के महीने में ये सूख जाएंगे, कुछ नदियों को छोड़ करके। तो पश्चिम दिशा में जो प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इनसे सवाल सबसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख सबसे लंबी नदी है आपकी, वह है नर्मदा नदी। इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद जो है दूसरी जो सब महत्वपूर्ण नदी है वह आपकी है ताप्ती नदी, जो कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। फिर इसके बाद है आपकी माही नदी, ये भी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है साबरमती नदी है, ये भी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। पूर्वी दिशा की ओर अगर हम लोग देखें तो जिसमें महानदी आपकी है प्रायद्वीपीय भारत की महानदी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी हम लोग को जो मिलती है गोदावरी नदी। फिर उसके बाद जो है हम लोग को जो दूसरी सबसे बड़ी नदी मिलती है कृष्णा नदी। और इसके बाद जो नदी मिलती है वह है कावेरी नदी। कौन सी नदी मिलती है भाई? कावेरी नदी, जिसे हम लोग दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हैं और पूर्वी दिशा में प्रवाहित होने के कारण इन सभी नदियों का जल कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे गिरता है भाई? बंगाल की खाड़ी में। और इन सभी का अरब सागर। तो आप देखोगे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा नर्मदा और ताप्ती का सवाल आपको मिलता है कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी। फिर इसके बाद जो हम लोग को नदियां देखने को मिलती हैं, इन्हीं सब की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं जो किसी न किसी छोटी पहाड़ी या पठारी क्षेत्र से निकलते हैं, या फिर कोई नदी ऐसे भी है जो मैदानी क्षेत्रों से भी निकलती है। जैसे गंगा की एक महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी, जिसको हम लोग गोमती के नाम से जानते हैं। गोमती किसी पर्वतीय क्षेत्र से नहीं निकलती है, वह एक मैदानी क्षेत्र से निकलती है और एक झील से निकलती है। जरूरी नहीं है कि सभी नदियां जो है किसी न किसी पर्वतीय पठारी क्षेत्र से ही निकलती है। तो आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले हिमालय क्षेत्र में हिमालय नदी अपवाह तंत्र को देखते हैं। हिमालय के अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी अपवाह तंत्र को देखते हैं। सिंधु नदी अपवाह तंत्र। सिंधु नदी जब आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो इसका जिक्र खूब होता है, और इसमें जो सभ्यता पढ़ते हैं उसका ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि भारत के वो किस क्षेत्र में वो सभ्यता विकसित हुई थी, इसको आप जब सिंधु नदी अपवाह तंत्र आपको जानकारी है तभी आप बेहतर ढंग से उसको समझ पाते हैं। तो सिंधु नदी जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो कैलाश पर्वत श्रेणी पढ़ते समय हम लोगों ने झीलों को भी देखा था, और यहाँ इसी क्षेत्र में तिब्बत के क्षेत्र में हम लोगों को दो महत्वपूर्ण झीलें मिलती हैं। एक झील है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। और इसी के थोड़ा सा दक्षिण में जब हम लोग चलते हैं तो एक दूसरी महत्वपूर्ण झील मिलती है
जिसे हम लोग बोलते हैं राकसताल झील। कौन सा झील? राकसताल झील। इसी मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी निकलती है और यह हिमालय, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए लेह के निकट होते हुए यह आपका जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से क्रॉस करते हुए पाकिस्तान प्रवेश करती है और पाकिस्तान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र का निर्माण करते हुए यह नदी कहाँ चली जाती है? अंततः यह अरब सागर में जा मिलती है। कहाँ मिलती है भाई? अरब सागर। अब देखो यहां पर जो इसके अपवाह तंत्र है, तो इसके अपवाह तंत्र में सिंधु प्लस, सिंधु तो मुख्य नदी है ही है, प्लस 5 और नदियां हैं जिन्हें हम लोग पंच नदियां बोलते हैं। और इन्हीं पंच नदियों के आधार पर पंजाब प्रांत का नाम पड़ा हुआ है। तो पंजाब प्रांत आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। तो ये जो 5 नदियां हैं, इनका क्रम हम लोगों को उत्तर से दक्षिण की ओर याद रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे उत्तर में आपकी है झेलम नदी। झेलम नदी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, इसके दक्षिण में जब हम लोग चलते हैं तो मिलती है चिनाब नदी। चिनाब नदी इसके दक्षिण में है रावी नदी। फिर इसके दक्षिण में हम लोगों को छोटी सी नदी मिलती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्यास नदी। और सबसे दक्षिण में जो इसकी पंच नदियों में है वह है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज नदी। तो ये पंच नदियां हैं और प्लस एक आपका सिंधु नदी, जो सिंधु नदी तंत्र का निर्माण करती है। ये हो गए आपकी झेलम नदी। दूसरी चिनाब। देखिए इसमें जो सबसे सहायक नदियों में जो सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, वह आपकी है चिनाब नदी। सबसे बड़ी भी है ये, सबसे लंबी भी है इन सहायक नदियों में। क्यों? क्योंकि यह मुख्य सहायक नदी है। झेलम नदी भी आकर के आपकी चिनाब नदी में मिलती है। रावी नदी भी अंततः चिनाब नदी में मिलती है। ब्यास नदी आपकी सतलज नदी में मिलती है और सतलज नदी चिनाब नदी में मिलती है। और सतलज को चिनाब में मिलने के कारण ही चिनाब सबसे बड़ी नदी के तौर पर जानी जाती है और यह मुख्य सहायक नदी बनती है किसकी? सिंधु नदी की, जो कि पाकिस्तान में मीठानकोट नामक स्थान पर, कहां पर? मीठानकोट नामक स्थान पर जाकर के मिलती है। और सिंधु नदी अरब सागर में अंततः डेल्टा का निर्माण करते हुए गिरती है। और इसी के किनारे एक महत्वपूर्ण शहर है पाकिस्तान का, जिसका नाम है कराची शहर। ये भी सवाल में कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि सिंधु नदी के डेल्टा के निकट या सिंधु नदी के मुहाने पर पाकिस्तान का कौन सा शहर है? वो कौन सा शहर है भाई? कराची। और जहां पर ये पंच नदियां
मिलती हैं वो कौन सा शहर है? मीठानकोट, पाकिस्तान का। पठानकोट नहीं, मीठानकोट, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? सिंधु नदी के किनारे लद्दाख की राजधानी लेह है। कौन से है? लेह। तो आओ देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर लेते हैं इसको। मैं लिख देता हूं फिर से। सिंधु नदी तंत्र, इनकी पंच नदियों के जो सहायक नदियां हैं, सबसे उत्तर में कौन सी है? झेलम। फिर इसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये क्रम बहुत जरूरी है, आपको क्रम व्यवस्थित करने के लिए इस तरह के सवाल आता है तो उत्तर से दक्षिण आपको क्रम व्यवस्थित करना हो। और इसमें सबसे लंबी कौन सी है? चिनाब नदी। सबसे लंबी कौन सी है? चिनाब नदी। अब देखो सिंधु नदी जो है यह लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, एवं जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। तो हिमालय जो हम लोग पढ़ रहे थे तो इन दोनों श्रेणियों को पढ़ा था। पहला सवाल ये पूछता है कि किन दो श्रेणियों के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है? तो वह है लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। सिंधु नदी के किनारे जो प्रमुख शहर है सिंधु नदी के किनारे, वो कौन सा शहर है भाई? लेह। सिंधु नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर है। और बिंजू या बिंजी नामक स्थान पर सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है। जिसकी गहराई है आपकी 5100 मीटर। इससे गहरा गार्ज हिमालय क्षेत्र में किसी भी नदी का नहीं है, क्योंकि यह ट्रांस हिमालय को भी क्रॉस कर रही है और बृहद हिमालय के क्षेत्र को भी क्रॉस करते हुए नदी आगे बढ़ती है। तो इसलिए विश्व का सबसे गहरे गार्ज का निर्माण करती है कौन सी नदी? सिंधु नदी। ओके। सिंधु की ये 5 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हमारे अपने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ है आपका, ये भी हम लोगों के एग्जाम में खूब पूछता है। ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1960 में, 1960 में। इस समझौते का मीडिएटर, इसकी मध्यस्थता किया था किसने? विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था ये समझौता। विश्व बैंक के मीडिएटर के तौर पे काम किया था भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति उस समय था जियाउल हक। इन दोनों के मध्य में सिंधु नदी समझौता हुआ, जिसके तहत सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब 3 नदियों का जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान प्रयोग करेगा
और 20% हिस्सा इसका भारत, और बाकी के इन तीनों नदियों का 80% हिस्सा भारत इस्तेमाल करेगा और 20% हिस्सा पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। तो सिंधु नदी जल विवाद कभी कभार किसके लेकर के होता है? सिंधु नदी को लेकर के, क्योंकि झेलम की एक सहायक नदी जैसे किशनगंगा है, झेलम है, चेनाब है, इन दोनों नदियों पर जब हम लोग कोई या भारत कोई डैम बनाता है तब उसका पाकिस्तान लगातार विरोध करता है। क्यों करता है? क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए उसका 80% जल और भारत के खाते में कितना जाना चाहिए? 20%। यही कारण है कि इन दोनों के मध्य विवाद का विषय बनता है। ओके, बाकी की 3 नदियों का 80% जल भारत इस्तेमाल करता है और बाकी 20% जल पाकिस्तान। ये सिंधु जल जो समझौता है, इसको ध्यान रखना है आपको कि 3 नदियों का हिस्सा 80% पाकिस्तान के पास और बाकी की 3 नदियों का हिस्सा भारत को दिया गया है। फिर कब हुआ था यह समझौता? 1960 में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ। क्लियर हो गया? अब इनके सहायक नदियों को अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण सहायक नदियों में वो है सबसे पहले कि झेलम, झेलम इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी, फिर इसके बाद चेनाब, फिर रावी और आपका सतलुज और ब्यास। जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से निकलती है। जो चेनाब नदी है वो जास्कर श्रेणी के क्षेत्र से, और आपके जो रावी नदी है वो भी, और जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलुज नदी तिब्बत के राकसताल झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। और इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण नदी परियोजना है भारत की, वह है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना है? भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध के तौर पर जाना जाता है। और इस बांध के कारण हिमाचल प्रदेश में जिस कृत्रिम झील का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गोविंद सागर, क्या बोलते हैं? गोविंद सागर झील, जो कि एक कृत्रिम झील है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब देखो इसी के आगे जब ब्यास और सतलज नदी का जो संगम है, वहां पर एक बैराज का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोला जाता है? हरिके बैराज। और इसी बैराज से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये 3 राज्यों के महत्वपूर्ण सिंचाई के लिए और राजस्थान के जल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई दोनों कार्य के लिए एक महत्वपूर्ण नहर का निर्माण किया गया है, जिसे हम लोग इंदिरा नहर के नाम से जानते हैं। इस नहर के नाम से जानते हैं, इंदिरा नहर के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि इंदिरा नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है। और इस नहर में भाखड़ा नागल डैम का परियोजना के तहत जो जल संचित किया जाता है, उस जल का
प्रवाह किया जाता है। और इसका सबसे, इस नहर के माध्यम से सबसे बड़ा से जो सिंचाई का क्षेत्र है वो राजस्थान का है, दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई का क्षेत्र पंजाब का है, और तीसरा जो क्षेत्र है इस नहर का इस्तेमाल होता है सिंचाई के लिए वह है हरियाणा का। तो 3 राज्यों के ये एक संयुक्त परियोजना क्या है, भाखड़नागर नदी परियोजना, जो कि किस नदी पर है, सतलुज नदी पर बना हुआ है। ओके, हरिके बैराज कहाँ पर है, ये पंजाब में है, जो कि सतलुज और ब्यास इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है। और इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, हरिके बैराज से निकलती है। तो बांध और बैराज में, बैराज सिर्फ क्या करता है, जल को अवरोधित करता है, रोक करके उसका डायरेक्शन चेंज करने का कार्य करता है, जबकि बांध हम लोग जल को संचित करने के लिए निर्मित किया जाता है। ओके, ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र के कारण भारत के इस पश्चिमी भाग में पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में इस विशाल उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। तो जिसमें अखंड भारत हुआ करता था, ये हिस्सा भारत का बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इन्हीं 5 नदियों के कारण पंजाब एक समृद्ध प्रांत हुआ करता था। जैसे कि उस समय बंगाल भी एक समृद्ध प्रांत था, क्यों था, वो गंगा नदी तंत्र के कारण था। ठीक उसी प्रकार से भारत का ये पश्चिमी भाग भी सिंधु नदी अपवाह तंत्र के कारण सबसे उपजाऊ क्षेत्र था। यही कारण है कहीं न कहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भी इस उपजाऊ क्षेत्र के कारण ही हुआ है, क्योंकि सभ्यता तभी जन्म ले सकती है जब तक अधिशेष उत्पादन न हो। अधिशेष उत्पादन होगा तभी तो अर्थव्यवस्था में व्यवसाय और व्यापार का विकास होगा, और व्यापार व्यवसाय विकास विकसित नहीं होगा तो सभ्यता डेवलप नहीं होगी। ठीक, तो उपजाऊ भूमि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसका ये रीजन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे महत्वपूर्ण नदी अपवाह तंत्र पे। दूसरे हिमालय क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण नदी अपवाह तंत्र है वह आपका है गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा, उसके पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र पे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये कैसी नदी है, सबसे पहले आप देखिए, ये भी एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है भाई, पूर्ववर्ती नदी है, और भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। बड़ी नदी क्यों बनती है, यह अपवाह तंत्र के आधार पर डिसाइड है, या इसके हम लोग कह सकते हैं कि यह अपवाह के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। आधार पर भारत की सबसे बड़ी नदी, गंगा लंबी और ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी। जल का अपवाह जो है ये ज्यादा करती है, उसका रीजन ये है कि पूर्वोत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है। मासीराम, चेरापूंजी जैसे स्थान भी, उसका भी जल अंतिम रूप में किसमें आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में। इसको हम लोग चलते हैं, पहले मैपिंग कर लेते हैं। पूर्वोत्तर भारत की ओर चला गया। पूर्वोत्तर भारत में हम लोगों को जो सबसे बड़ी नदी मिलती है वह है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी भी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। मानसरोवर झील के क्षेत्र से ही निकलती है, और चेमुलुंगडुंगमा ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद यह पूर्वी दिशा में प्रवाहित होते हुए भारत में यू आकार का गार्ज का निर्माण करते हुए असम होते हुए बांग्लादेश चली जाती है, और बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर के विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
हालांकि भारत में इसका प्रवाह जो है मात्र 1300 किलोमीटर तक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून सबसे अत्यधिक वर्षा पूर्वोत्तर भारत में करता है, और पूर्वोत्तर भारत में जो गारो खासी जयंतिया का क्षेत्र है वहां पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र के कई नाम हैं जो कि हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से बोलते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहां पर? तिब्बत में। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। फिर इसे हम लोग दिहांग के नाम से बोलते हैं। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। और फिर इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से इसे असम में जाना जाता है, और जमुना के नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। तो ये सवाल ये भी पूछा जाता है आपका कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में इसे किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। जमुना में के नाम से इसे बांग्लादेश में जाना जाता है। और बांग्लादेश में आप जानते हैं कि गंगा को हम लोग वहां पर क्या कहते हैं? पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो पद्मा और जमुना दोनों का संगम, और उसके बाद मेघना का क्षेत्र होता है, और यही जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है, जिसे हम लोग सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये विश्व की दो प्रमुख बड़ी नदियां, एक ब्रह्मपुत्र दूसरी गंगा, जो यहाँ पर अपना अपवाह करती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इसका दिबांग, फिर इधर आपकी है मानस, और बांग्लादेश में इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं तीस्ता। और यह तीस्ता नदी भूटान के क्षेत्र से भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तीस्ता नदी का जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चित रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से, क्योंकि यह पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी के जल बढ़, तो ये तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी है। फिर इसके बाद जो है जो मेघालय के क्षेत्र से आते हैं मेघना और ब्रह्मपुत्र नदी असम में, ये जो असम में आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन क्षेत्र दिखाई दे रहा है, हरा भाग दिखाई दे रहा है, तो इसका जो महत्वपूर्ण, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश राज्य कैसे हैं? पर्वतीय राज्य हैं। पर्वतीय क्षेत्र में हम लोगों ने इसको बकायदे देखा था, लेकिन असम का जो ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र है वहां पर हम लोगों को मैदानी भाग दिखता है, और यह ब्रह्मपुत्र नदी का उपजाऊ मैदान है। किस राज्य में है? भारत के असम प्रांत में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। और इसी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे हम लोग माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। और यह असम का 35वां जिला भी है। इतना बड़ा द्वीप है कि इसकी आबादी, लेकिन यहाँ पर जो निवास करने वाले लोगों की जनसंख्या है वो लगभग 1 लाख है, और इतना होने के कारण असम सरकार ने इसे एक जिला घोषित कर दिया, अर्थात यहाँ की प्रशासनिक देखरेख के लिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है ना। तो इतना बड़ा द्वीप जो है दुनिया में हम लोगों को देखने को
नहीं मिलता है जितना बड़ा नदी द्वीप आपको ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगा, जिसे हम लोग माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। किस द्वीप के नाम से जानते हैं? माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। क्लियर? किस राज्य में है? असम में है, नदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एक ऐसी नदी जिसमें आप कभी भी ऐसा नहीं, वर्षा ऋतु में नहीं मैसेज मिल रहा कि जब बाढ़ इसमें ना आई हो। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जब ये असम में बाढ़ ना लाते। हमेशा हर वर्ष आपको यही मिलता रहेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के कारण असम में बाढ़, असम में बाढ़। तो कोसी नदी जिस प्रकार से बिहार में बाढ़ लाने का कार्य करती, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी का जो सबसे बड़ा बाढ़, भारत में बाढ़ का प्रभावित क्षेत्र है वो असम है। बाकी बांग्लादेश का क्षेत्र तो होगा ही। ओके, अब देखो ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जहां भारत में प्रवेश करती है, यहां पर एक दर्रा है हिमालय का, जिससे हम लोग यांगयाप दर्रा के नाम से जानते हैं। किस दर्रा के नाम से जानते हैं? यांगयाप दर्रा। ये भी सवाल हम लोगों से पूछता है कि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में किस दर्रे से होकर के प्रवाहित या प्रवेश करती है निकट से, तो वह है यांगयाप दर्रा। और यहाँ पर यह यू आकार के घाटी का निर्माण करती है, यू आकार के गार्ज का निर्माण करती है। तो यू आकार का जो गार्ज है भारत में प्रवेश करते समय ब्रह्मपुत्र नदी आपके बनाती कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। अब इसका जो है महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग नोट कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर के। तो इसकी खास विशेषता यह हो गई कि ये भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियों में आपकी दिबांग हो गया, फिर मानस हो गया, तीस्ता हो गया, और इस पर जो है दो महत्वपूर्ण ब्रिज बने हुए हैं। एक का नाम भूपेन हजारिका के नाम पर है, भूपेन हजारिका ब्रिज, जो कि सड़क पुल है। 9.1 किलोमीटर इसकी लंबाई और भारत का सबसे लंबा ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। असम में इसी पर आपका बोगी ब्रिज भी है, जो कि रेल सड़क पुल है। ये भी भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल है। ये दो महत्वपूर्ण ब्रिज, यहाँ पर नदी परियोजनाओं को उस तरह से कोई विशेष उल्लेख नहीं है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित नदी है, और जो बाढ़ प्रभावित नदी ज्यादा जिसमें जल का प्रवाह हो, उस पर नदी परियोजनाओं को उस तरह से विकास कर पाना, हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हमको छोटी छोटी परियोजनाएं मिलती हैं, लेकिन असम के क्षेत्र में उस तरह से बड़ी परियोजना का विकास कर पाना भारत के लिए संभव नहीं है। लेकिन इस नदी पर चीन के क्षेत्र में सबसे ज्यादा हजारों डैम का निर्माण किया गया है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बनता है, और भारत लगातार इसका विरोध करता है, क्योंकि युद्ध की रणनीति से भी इन नदी परियोजनाओं का डेवलपमेंट किया जाता है उसको भी, और इसके लिए जरूरी है कि भारत भी अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में नदी परियोजनाओं का विकास करे। तो आज हमने हिमालय क्षेत्र पे दो ही अपवाह तंत्र पे हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि गंगा नदी का अपवाह तंत्र अपने आप में एक कंप्लीट लेक्चर होता है, क्योंकि सवाल उस पर सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो इसके बाद जो हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे,
और कुछ छोटी छोटी नदियों पर भी इसमें एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन क्षेत्रों पर भी हम लेकर के आपसे चलेंगे। तो आवाज़ की भी थोड़ी सी समस्या बनी हुई है, जल्दी उम्मीद करता हूँ कि ठीक हो जाएगा और फिर जो एक अच्छी क्लास के साथ आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल्पना मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।